गुरु प्रेमियों, आप गुरु स्टोरीज के चैनल पर कई स्टोरीज सुन चुके हैं। इन स्टोरीज के माध्यम से हम जान ही चुके हैं कि ओशो का हर कार्य और हर अदा निराली है। वैसे तो भारत के पावन धरती पर कई महापुरुषों ने जन्म लिया, पर उनमें भी ओशो का एक अलग ही स्थान है। ओशो बाल्य अवस्था से ही चेतना और जागृति के जीते जागते उदाहरण थे। साधारणतः 4-5 वर्ष का बालक खेलता कूदता है, शरारतें करता है और वह सब कुछ करता है जो एक बालक को करना चाहिए या जिसकी एक बालक से अपेक्षा की जाती है। परंतु अगर हम ओशो के बाल्यकाल का अध्ययन करें तो पाते हैं कि इसके अलावा भी उन्होंने ऐसा बहुत कुछ किया जिसकी अपेक्षा एक बालक से तो बिल्कुल भी नहीं की जाती। कहने का तात्पर्य यह है कि बचपन से ही ओशो विलक्षण थे। एक अर्थ में वे बचपन से ही तैयार थे। ऐसा लगता है मानो वे उस समय की प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब 21 वर्ष के होंगे और वे जन कल्याण और मानव जागृति के लिए जनता के बीच निकल पड़ेंगे। वैसे भी ओशो कह चुके हैं कि 700 वर्ष पूर्व हुए जन्म में वे करीब करीब तैयार थे। तैयार से उनका तात्पर्य परम बोधि या पूर्ण चैतन्य था, एक ऐसी अवस्था जिसके बाद जानने या समझने के लिए कुछ शेष रह नहीं जाता। यह तो जाहिर है कि उन्होंने पूरी चेतना में शरीर त्यागा था और पूरी चेतना के साथ पुनः माता सरस्वती जैन के घर में जन्म लिया। आप इस विषय पर एक अन्य गुरु स्टोरी जिसका शीर्षक है वही तेज वही मधुर वाणी कहीं असाधु ओशो तो नहीं में विस्तार से सुन चुके हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि उन्हें पूरी तरह ज्ञात था कि इस जन्म में वे क्या करना चाहते हैं, जो उनके बाल क्रीड़ाओं में साफ झलकता है। ऐसी ही एक गुरु स्टोरी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। तब ओशो कुछ 8 वर्ष के रहे होंगे। पिता बाबूलाल जैन बालक रजनीश को लेकर स्कूल तक तो ले आए, परंतु बरामदे में प्रवेश न करवा सके। बालक रजनीश ने साफ मना कर दिया। पूछने पर वह कहता रहा, दत्ता, मैं अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहता। पिता नाराज हो गए और बोले, बेटा, समय तो तुम मेरा व्यर्थ कर रहे हो। जिद ना करो, मुझे दुकान पर भी जाना है। वैसे भी बहुत देर हो चुकी है, चलो मैं तुम्हें छोड़ दूं। तभी बालक रजनीश बोले, दत्ता, जिद तो आप कर रहे हैं। मैंने कहा ना, मैं स्कूल नहीं जाना चाहता। क्या आप देख नहीं रहे, यह शिक्षा गृह नहीं है, कारागृह है, जहाँ बच्चों को जबरदस्ती रखा जाता है। कारागृह में कैदी मशक्कत करते हैं और यहाँ बच्चों को बलपूर्वक पढ़ाया जाता है। मुझे तो दोनों एक समान लगते हैं। दत्ता, देखो, दीवारें भी एक सी रंगी है, वही पीली दीवारें। अब आप बताओ, इन दोनों में क्या फर्क है? गुरु प्रेमियों, ओशो अपने पिता को दत्ता कहकर पुकारते थे। हम भी इस गुरु स्टोरी में उनका संबोधन दद्दा से ही करेंगे। अब आगे सुनिए। रजनीश अभी बोल ही रहे थे कि स्कूल मास्टर एक बालक का कान पकड़े घसीटते हुए कक्षा के बाहर ले आए। उनके हाथ में एक लंबी छड़ी थी। बालक रो रहा था। मास्टर बार बार बालक को छड़ी दिखा रहे थे। जाहिर था वे उसे डांट रहे थे। दद्दा और रजनीश स्कूल के गेट पर ही खड़े यह सब देख रहे थे। तभी रजनीश बोले, देखा दत्ता, अब आप ही बताएं, एक जेलर और मास्टर में क्या फर्क है? मुझे तो कोई फर्क दिखाई नहीं पड़ता। तभी दद्दा बोल पड़े, बेटा, व्यर्थ की बातें ना करो, बहुत हुआ। जिसे तुम कारागृह कह रहे हो ना, यहीं से मैंने शिक्षा प्राप्त की है। और मैं ही क्या, यहाँ के सभी बुजुर्ग बड़े लोग इसी स्कूल में पढ़े हैं। अब तुम्हारे लिए व्यवस्था तो बदलेगी नहीं, इसीलिए कहता हूँ, समय व्यर्थ ना करो। कहते हुए उन्होंने जोरों से बालक रजनीश के हाथ को पकड़ा और खींचते हुए बोले, अब चलो भी। तभी रजनीश हाथ छुड़ाते हुए बोले, दत्ता, मैं स्वयं से तो नहीं आऊंगा, परंतु हाँ, आप जबरदस्ती मुझे स्कूल में घसीट सकते हैं, जो आप कर भी रहे हैं।
मैं आपका पुत्र हूँ। घर, भोजन एवं कपड़ों के लिए मैं आप पर निर्भर हूँ, इसीलिए आप मुझ पर जोर आजमा सकते हैं, परंतु मैं इस गृह में अपनी इच्छा से तो प्रवेश ना करूँगा। एक 8 साल के बालक के लिए जो बात रजनीश ने कही थी वह गहरी थी। दद्दा ठिठक कर रुक गए। रजनीश की तरफ बढ़ते हुए वे बोले, बेटा, मैं तुम्हारा पिता हूँ, वही कर रहा हूँ जो तुम्हारे लिए सही है। मैं जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहता, परंतु मेरे पास इसके अलावा विकल्प ही क्या है। सभी बच्चे ऐसा ही कहते हैं, परंतु उनकी बात सुनकर अगर माता पिता उन्हें स्कूल में न डाले तो फिर बच्चे शिक्षित कैसे होंगे। इसीलिए कह रहा हूँ बेटा, मान जाओ। बालक रजनीश अपने पिता की खातिर मान गए, परंतु स्कूल में प्रवेश करने से पहले वे बोले, दत्ता, ठीक है, आपकी खातिर मैं चलता हूँ, परंतु आप यह जान लें कि ऐसी कोई शिक्षा नहीं है जो यह ईंट कार्य का ग्रह मुझे दे सके। यह कहते हुए बालक रजनीश स्वयं ही स्कूल में प्रवेश कर गए। दद्दाजी ने राहत की सांस ली। आज गणित की कक्षा थी। मास्टर पढ़ा रहे थे। रजनीश चुपचाप जाकर खिड़की के पास वाली कुर्सी पर बैठ गए। मास्टर एक भारी भरकम व्यक्ति थे जो हाथ में छड़ी लेकर पढ़ाते थे। उम्र में भी वे काफी बड़े थे। लगता था वे स्कूल के वरिष्ठ शिक्षक हैं। बैठते ही रजनीश खिड़की से बाहर कुछ दूर पर खड़े पीपल के पेड़ को ताकने लगे। सूर्य की किरणें पीपल के पत्तों को छू छू कर उन्हें सुनहरा कर रही थी और हवा के झोंकों में एक एक पत्ते जैसे नृत्य कर रहे थे। तभी तोतों का एक झुंड उड़ता हुआ आया और ची ची कर पेड़ पर बस गया। रजनीश इस मनोहर दृश्य में खो गए। तभी मेज पर एक जोर की ठोकर लगी। रजनीश ने चौंक कर देखा तो पाया कि मास्टर बड़ी बड़ी आंखों से रजनीश को घूर रहे थे। उनके हाथ में छड़ी थी जिससे वे मेज पर ठोकर कर रहे थे। बालक रजनीश संभल पाते इसके पहले ही मास्टर बोले, तो चलो आज की शुरुआत तुमसे ही करते हैं। क्या देख रहे हो बाहर? कहाँ ध्यान है तुम्हारा? बालक रजनीश ने जवाब दिया, वहीं जहाँ होना चाहिए। क्या क्या कहा तुमने? फिर से कहो तो। मास्टर क्रोध में बड़े डरावने लग रहे थे। वैसे भी उनकी एक आंख खराब थी जिसके कारण सभी बच्चे उन्हें कंटर मास्टर कहकर पुकारते थे। मास्टर फिर से बोले, कहते क्यों नहीं? कहाँ ध्यान है तुम्हारा? तभी रजनीश बोले, महोदय, वहीं जहाँ होना चाहिए। मास्टर बोले, अच्छा, तो तुम कहना चाहते हो कि कक्षा में जो पढ़ाया जा रहा है वह महत्वपूर्ण नहीं है। तुम्हारा खिड़की से बाहर देखना ज्यादा जरूरी है, यही कहना चाहते हो ना? तभी बालक रजनीश बोल पड़े, महोदय, मैंने यह अपने मुंह से नहीं कहा, यह आपका कहना है। कृपया आप अपने शब्द मुझ पर रोपित न करें। यह सुनना था कि मास्टर बिगड़ गए। बहुत बोलते हो तुम। एक तो ध्यान तुम्हारा है नहीं, ऊपर से मुंह चलाते हो। शायद तुम्हें मालूम नहीं कि मैं किस तरीके का मास्टर हूं। मैं ऐसी हरकत कतई बर्दाश्त नहीं करता। तुम्हें तो मैं दंड अवश्य दूंगा, और ऐसा दंड कि तुम कभी न भूलोगे। तभी रजनीश बोल पड़े, शायद आपको भी यह नहीं मालूम कि मैं कैसा छात्र हूँ। दंड से पूर्व आप यह सिद्ध करें कि मेरा ध्यान नहीं है, फिर आगे बात होगी। मास्टर मुस्कुराए और अन्य छात्रों से बोले, सुना तुमने? सुना यह क्या कह रहा है? अच्छा लड़के, बताओ मैं क्या पढ़ा रहा था? रजनीश ने एक एक बात बता दी। मास्टर हैरान थे, परंतु बात अब बढ़ गई थी और वे रजनीश को सबक सिखाना चाहते थे। चूंकि बालक रजनीश ने मास्टर के सभी सवालों का सही जवाब दे दिया था, मास्टर अब बात पलटने में लग गए और बोले, असल बात यह है कि तुम खिड़की से बाहर देख रहे थे। यह कक्षा के नियमों के विपरीत है। नियमों का उल्लंघन मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं।
तभी रजनीश बोले, बताइए, कहाँ लिखा है कि बच्चे खिड़की से बाहर नहीं देख सकते? अगर ऐसा है तो खिड़की बनवाई ही क्यों? और वैसे भी गणित के लिए ध्यान आवश्यक है, नजर नहीं। ऐसे भी मैंने आपके सारे प्रश्नों का जवाब दे दिया है, जिससे यह साबित हो गया है कि कक्षा पर मेरा पूरा ध्यान है। अब मैं अपनी आंखों से क्या देखता हूँ, इस पर आप ना बोले तो अच्छा है। तभी मास्टर चीख पड़े, बहुत हुआ ये नाटक। ये लड़के, अब चुपचाप मेरे साथ चलो, तुम्हें दंड मिलेगा। मुझे और क्रोधित ना करो कि मैं कुछ कर बैठूं। यह कहते हुए उन्होंने अपने झोले से कुछ पेंसिलें निकाल ली। उनका इरादा यह था कि वे उंगलियों के बीच पेंसिल फंसाकर दबाते, जिससे असहनीय पीड़ा होती। ऐसा वे कई बच्चों के साथ पहले भी कर चुके थे। बच्चे उनके इस दंड से बहुत डरते थे। आज रजनीश उनके हत्थे चढ़ गए थे। रजनीश बोले, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, और अगर आप मेरे साथ जबरदस्ती करेंगे तो अंजाम आपके लिए अच्छा नहीं होगा। यह सुनना था कि मास्टर बहुत अधिक बिगड़ गए। चिल्लाते हुए वे बोले, अंजाम बुरा होगा? क्या कर लोगे तुम? जानते हो, यहाँ का बच्चा बच्चा मेरा पढ़ाया हुआ है। तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? तभी रजनीश बोले, मैं स्कूल हेडमास्टर से शिकायत करूंगा। मैं म्युनिसिपल बोर्ड के अध्यक्ष तक शिकायत लेकर जाऊंगा। तभी मास्टर दहाड़ते हुए हंसे। वाह, जानते हो, वह मेरा छात्र रह चुका है। वह मेरा क्या बिगाड़ लेगा? तभी रजनीश बोले, महोदय, मेरी बात खत्म नहीं हुई है। मैं पुलिस कमिश्नर तक जाऊंगा। मुझे अन्याय बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूंगा। तभी मास्टर चीख पड़े, बहुत हुआ लड़के, तुम जानते नहीं मैं क्या कर सकता हूँ। ये तुमने ठीक नहीं किया। मैं इसे कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। मुझे धमकी देते हो? तुम्हें दंड अवश्य मिलेगा। हाथ बढ़ाओ। मास्टर रजनीश को दंड देना चाहते थे, परंतु रजनीश कहाँ झुकने वाले थे। वे बोले, महोदय, बर्दाश्त तो मैं भी नहीं करूंगा। अब या तो आप रहेंगे या मैं। यह कहते हुए रजनीश कक्षा छोड़कर चल दिए। पीछे से मास्टर की अट्टहास की आवाजें आ रही थी। गुरु प्रेमियों, यह घटना हमने ओशो की किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ स्पिरिचुअली इनकरेक्ट मिस्टिक से ली है। ओशो कहते हैं कि हालांकि मास्टर यह दर्शाना चाह रहे थे कि वे सही थे और निडर भी, भीतर से वे भयभीत थे। अपने डर को छुपाने के लिए वे क्रूरता पर उतर गए थे। शायद उन्हें इसकी उम्मीद न थी कि मात्र 8 वर्ष का बालक उन्हें ऐसी मुश्किल में डाल देगा। स्कूल से रजनीश सीधे दत्ता जी की दुकान पहुंचे। रजनीश को देखते ही दत्ता जी ने पूछा, अरे, अभी स्कूल खत्म होने में समय है, तुम यहाँ कैसे आ गए? रजनीश बोले, दत्ता, निश्चित ही स्कूल खत्म होने में अभी समय है, परंतु मेरे लिए अब यह स्कूल खत्म ही समझें। फिर रजनीश ने पूरी बात उन्हें बता दी। सुनकर दत्ता जी बोले, हे भगवान, अब एक और मुसीबत। तभी रजनीश बोले, हाँ, मास्टर के लिए। अब या तो वे रहेंगे या मैं। हम दोनों एक साथ स्कूल में नहीं रह सकते। इसके पहले कि दद्दा कुछ कहते, रजनीश आगे बोले, मैं आपको सिर्फ सूचित कर रहा हूँ। इससे ज्यादा मुझे आपसे कोई अपेक्षा नहीं है। मैं इस मामले से स्वयं निपटूंगा। यह कहते हुए रजनीश घर के लिए निकल पड़े। दूसरे दिन सुबह ही वे हेडमास्टर के घर पहुंच गए। हेडमास्टर स्नान की तैयारियां कर रहे थे। तभी दरवाजे पर ठक ठक हुई। खोलने पर हेडमास्टर ने देखा एक छोटा नन्हा सा बालक द्वार पर खड़ा है। पूछने पर बालक रजनीश ने पूरी बात बता दी, जिसे सुनकर हेडमास्टर बोले, अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। मास्टर तो मास्टर हैं, ऐसे कैसे निकाल दे? तुम नए हो, थोड़े दिन रुक जाओ, तुम्हें भी आदत हो जाएगी। बात बीच में ही काटते हुए रजनीश बोले, आदत? कैसी आदत? आदतों से मैं बहुत दूर हूँ। खैर, सीधे कहिए, आप मास्टर को निकालेंगे या नहीं?
अन्यथा मैं म्युनिसिपल कमेटी के अध्यक्ष से मिलने जाऊंगा। बालक हट समझकर मास्टर ने हंसते हुए कहा, जो करना चाहो करो, अभी मुझे देर हो रही है। रजनीश वहां से सीधे म्युनिसिपल कमेटी के अध्यक्ष के घर पहुंचे। पूरी बात सुनकर भी अध्यक्ष का रवैया उदासीन रहा। साथ ही टालने के लिए उन्होंने कह दिया, तुम बाबूलाल जैन के बेटे हो ना? हाँ, एक काम करो, तुम शिकायत लेकर उप अध्यक्ष दुबे जी से मिलो, पर मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है। मास्टर जी बड़े बुजुर्ग वरिष्ठ व्यक्ति हैं, उन्हें एक छोटी सी शिकायत पर ऐसे निकालना असंभव है। यह सुनते ही रजनीश बोले, महोदय, जो भी हो, मैंने तय कर लिया है, या तो वे रहेंगे या मैं। यह कहते हुए बालक रजनीश सीधे म्युनिसिपल कमेटी के उप अध्यक्ष शंभू दुबे जी से मिलने पहुंचे। पूरी बात सुनकर दुबे जी बोले, बात बड़ी गंभीर है बेटा, मैंने तुम्हारी शिकायत सुन ली है और इस पर उचित कार्रवाई अवश्य करेंगे। वैसे भी मास्टर की उम्र हो गई है और रिटायरमेंट के बाद भी उन्होंने पढ़ाने का निर्णय लिया, जिसे हमने मंजूरी दी, परंतु बच्चों के साथ ऐसी हरकत हमें नामंजूर है। कुछ वर्षों से ही ऐसी बातें हमारे कान में पड़ी है, परंतु आज तक कोई छात्र हमारे पास ऐसी शिकायत लेकर आया नहीं। तुम पहले हो। अच्छा बेटा, तुम एक काम करो, तुम स्कूल जाओ, हम इस पर उचित कार्रवाई करेंगे। तभी रजनीश बोले, महोदय, मैं तब तक स्कूल नहीं जाऊंगा जब तक उन पर कार्रवाई नहीं होती। वैसे भी मैं स्कूल जाकर क्या करूंगा? मुझे ऐसी शिक्षा में कोई रुचि नहीं। यह सुनकर दुबे जी चकित रह गए। उन्होंने पूछा, ये कैसी बातें कर रहे हो बेटा? अगर तुम्हें स्कूल में कोई रुचि नहीं तो छोड़ दो स्कूल और बैठ जाओ घर पर। यहाँ शिकायत लेकर क्यों आए हो? बात को बीच में ही काटते हुए बालक रजनीश बोले, महोदय, बात रुचि या अरुचि की नहीं है, बात सही और गलत की है। मैं मास्टर के साथ साथ ऐसी शिक्षा प्रणाली के खिलाफ हूँ जो बलात् शिक्षा दे। यह शिक्षा नहीं है, जबरदस्ती है। इस प्रकार छात्रों का विकास नहीं होगा। स्कूल को चाहिए कि ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करे जिससे छात्रों का विकास हो। हाथ में छड़ी लेकर पढ़ाने से भय का विकास होता है, ना कि बुद्धि का। 8 साल के बालक के मुख से इतनी गहरी बातें सुनकर दुबे जी हैरान थे। वे जान गए थे कि हो न हो बच्चे की आत्मा प्रबल है। एक पल सोचकर उन्होंने उत्तर दिया, सही कह रहे हो बेटा, शायद मास्टर का जाना ही बेहतर है। वे अपनी राह भूल चुके हैं। बेहतर होगा वे निवृत्ति ले लें। मैं कल ही उन्हें सेवा निवृत्त कर दूंगा। यह सुनते ही रजनीश बोले, पक्का? दुबे जी ने सर हिलाकर हाँ कर दी। रजनीश मुड़कर निकले ही थे कि दुबे जी ने पीछे से बुलाते हुए कहा, अब कहाँ जा रहे हो? रजनीश बोले, पुलिस कमिश्नर से मिलने। परंतु क्यों? महोदय, आज के लिए यही एक काम बचा है जो पूरा करना है। यह कहते हुए रजनीश चल दिए। गुरु प्रेमियों, आपको याद होगा बालक रजनीश ने मास्टर जी से कहा था कि मैं हेडमास्टर, म्युनिसिपल अध्यक्ष और पुलिस कमिश्नर से मिलूंगा। उस श्रृंखला में अभी पुलिस कमिश्नर से मिलना बाकी था। कहने का तात्पर्य यह है कि बचपन से ही ओशो जो ठान लेते थे वह करके ही छोड़ते थे। पुलिस कमिश्नर से मिलकर बालक रजनीश ने पूरी बात बता दी। सुनकर कमिश्नर साहब बोले, हाँ बेटा, तुम छोटे हो पर समझदार हो। पीठ थपथपाते हुए वे बोले, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मास्टर तुम्हें फेल कर देंगे? रजनीश ने उत्तर दिया, डर? कैसा डर? सत्य कहने से डर नहीं होता, बल मिलता है। और रही फेल होने की बात, फेल और पास तो मन की स्थितियां हैं। कागज के पन्नों पर लाल निशान लगाने से कोई फेल नहीं होता। खैर, जाने दीजिए। बताइए, क्या आप इस पर उचित कार्यवाही करेंगे? पुलिस कमिश्नर मुस्कुराए और बोले, हाँ जरूर करेंगे गुरुजी, जरूर करेंगे। दरअसल मेरा बेटा खुद उनका छात्र रह चुका है। उसने स्वयं कई बार मुझसे मास्टर की शिकायत की, परंतु मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया।
आखिर इस क्षेत्र में एक ही स्कूल है, लड़कर कहां जाएं? परंतु तुम्हें सुनकर मेरी सोच बदली है। सही है, अन्याय सहन करना भी स्वयं के प्रति अन्याय ही है। शिक्षा में हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। मैं कल ही स्कूल प्रशासन से बात करूंगा। अब जाओ बेटा। दूसरे दिन जब बालक रजनीश स्कूल पहुंचे तो सभी बच्चों ने आकर उन्हें कंधे पर उठा लिया। पूरे स्कूल में उत्सव का माहौल था। बच्चे दौड़कर चिल्लाकर खुशी का इजहार कर रहे थे। मास्टर जी को सेवानिवृत्त कर दिया गया था, परंतु गौरतलब बात यह है कि बालक रजनीश जश्न में शामिल नहीं हुए। वे सीधे स्कूल से घर पहुंच गए। उनके लिए तो यह सिर्फ एक काम था जिसे अंजाम देना था। गुरु प्रेमियों, कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में ही पहचाने जाते हैं। ओशो ने बचपन से ही दिखा दिया था कि वे साधारण कार्यों के लिए बने ही नहीं हैं। अपने आप को खतरे में डालकर भी उन्होंने हमेशा जनहित को सर्वोपरि रखा। कई वर्षों बाद जब ओशो विश्व प्रसिद्ध हो गए, तब भी शंभू दुबे जी उनसे मिलते रहे। जब भी ओशो अपने माता पिता से मिलने जाते, तब दुबे जी उनसे मिलने आते। दुबे जी के बारे में बोलते हुए ओशो ने कहा है कि शंभू दुबे जी एक अद्भुत व्यक्ति थे, दिल के साफ और कर्तव्यनिष्ठ। बचपन की उस घटना पर बोलते हुए ओशो ने कहा था, जरूरी नहीं था कि दुबे जी एक 8 वर्ष के बालक की बातों पर गौर करते, परंतु उन्होंने ना सिर्फ गौर किया पर कर्तव्य का पालन भी किया। यह जरूरी था कि उस क्रूर मास्टर को शिक्षा प्रणाली से दूर रखा जाए, और सिर्फ उन्हें ही नहीं, हर उस मास्टर को जो छात्रों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। ओशो आगे कहते हैं, जोर जबरदस्ती करने से बुद्धि के विकास की सारी संभावनाएं खत्म हो जाती है। एक अन्य प्रवचन में ओशो ने कहा है, मास्टर को निकालते हुए मुझे अच्छा तो नहीं लगा, परंतु कुछ कार्य आवश्यक होते हैं जिन्हें करना पड़ता है। गुरु प्रेमियों, 11 दिसंबर को हमारे प्यारे सद्गुरु ओशो का जन्मोत्सव है। गुरु स्टोरीज की तरफ से हम आप सभी गुरु प्रेमियों को हार्दिक मंगल कामना भेजते हैं। साथ ही गुरु चरणों में सादर प्रणाम एवं वंदना करते हैं। गुरु प्रेमियों, अगर आपको आज की गुरु स्टोरी अच्छी लगी है तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। हम आगे भी आपके लिए ऐसे कई अन्य गुरु स्टोरीज लाते रहेंगे। आपके सहयोग और प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद।